बिहार के माधोपुर गांव की तपती हुई दोपहर में हवा की सरसराहट भी जैसे आग के गोले बरसा रही थी। धूल से भरी गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन अर्जुन शर्मा के छोटे से कच्चे घर के भीतर एक अलग ही संघर्ष चल रहा था। फटी हुई चटाई पर बैठकर वह अपनी पुरानी किताबों के पन्नों को पलट रहा था, जिनकी जिल्दें अब जवाब दे रही थीं। गरीबी की मार ने उसके सपनों को कुचलने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसकी आंखों में जलती हुई महत्वाकांक्षा की लौ बुझने का नाम नहीं ले रही थी। हर शब्द उसके लिए एक नई उम्मीद का बीज था। विद्या कमरे के एक कोने में खड़ी अपने पति को देख रही थी। उसकी आंखों में अपार प्रेम और थोड़ी चिंता घुली हुई थी। वह जानती थी कि अर्जुन के भीतर आईएएस अधिकारी बनने का जो जुनून है, वह केवल उसका व्यक्तिगत सपना नहीं, बल्कि इस पूरे परिवार की मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। रसोई में रखे खाली बर्तनों की आवाज उसे बार बार वास्तविकता की याद दिलाती थी। फिर भी वह अपने चेहरे पर शिकन नहीं आने देती थी। उसने तय कर लिया था कि वह अपने पति की राह में आने वाली किसी भी बाधा को अपने साहस से दूर कर देगी। अर्जुन ने लंबी आह भरी और अपनी किताब बंद कर दी, क्योंकि मिट्टी के तेल के दिए की रोशनी अब धुंधली पड़ती जा रही थी। उसने विद्या की ओर देखा और कहा कि बिना पैसों के दिल्ली जाकर कोचिंग करना और उन ऊंचे सपनों को छूना शायद उसके बस की बात नहीं है। उसके स्वर में निराशा की एक गहरी छाया थी, जो विद्या के दिल को चीर गई। गांव के जमींदार का कर्ज और घर की गिरती हुई छत उसकी पढ़ाई से कहीं ज्यादा भारी पड़ने लगी थी। अर्जुन को लगा कि उसे अब हार मान लेनी चाहिए। विद्या चुपचाप कमरे के भीतर गई और अपने संदूक से एक मखमली पोटली निकाल लाई, जिसमें उसके शादी के गहने रखे हुए थे। ये गहने उसकी मां ने बड़ी मुश्किल से जुटाए थे और वे उसकी सुहाग की सबसे कीमती निशानी थे। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वे सोने के कंगन और मंगलसूत्र अर्जुन के सामने रख दिए। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह जानता था कि एक भारतीय नारी के लिए उसके गहनों का क्या महत्व होता है। विद्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि गहने तो फिर बन जाएंगे, लेकिन समय नहीं लौटेगा। अर्जुन ने मना करने की कोशिश की, लेकिन विद्या ने उसके हाथ थाम लिए और दृढ़ता से कहा कि उसकी असली संपत्ति उसके पति की सफलता है। उसने समझाया कि यदि वह आईएएस बन गया तो वह न केवल उसके गहने वापस ला पाएगा, बल्कि पूरे समाज में उनका सम्मान भी बढ़ेगा। त्याग की इस पराकाष्ठा को देखकर अर्जुन की आंखों से आंसू छलक आए और उसने महसूस किया कि उसकी पत्नी का हृदय कितना विशाल है। वह समझ गया कि अब उसके कंधों पर केवल अपनी सफलता का नहीं, बल्कि विद्या के बलिदान का भी भारी बोझ है। उस रात दोनों ने गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर एक दूसरे को अंतिम विदाई दी। चांदनी की हल्की रोशनी में वह बरगद का पेड़ किसी प्राचीन गवाह की तरह खड़ा था, जिसकी जड़ें मिट्टी में गहराई तक धंसी हुई थीं। अर्जुन ने विद्या के हाथ पकड़कर शपथ ली कि वह दिन रात एक कर देगा और एक दिन इसी गांव में लाल बत्ती वाली गाड़ी में वापस आएगा। विद्या ने केवल अपना सिर झुकाया और चुपचाप प्रार्थना की कि भगवान उसके पति की रक्षा करें और उन्हें उनके कठिन लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करें। अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ अर्जुन ने अपना पुराना झोला उठाया और स्टेशन की ओर चल पड़ा। विद्या दरवाजे पर खड़ी होकर उसे तब तक देखती रही जब तक कि वह आंखों से ओझल नहीं हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो केवल वही महिला रख सकती है जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया हो। गांव के लोग जाग रहे थे और अपनी दैनिक दिनचर्या में लग रहे थे, इस बात से अनजान कि एक युवक अपने भाग्य को बदलने के लिए एक महान यात्रा पर निकल चुका था। स्टेशन पर ट्रेन की सीटी ने सन्नाटे को चीर दिया और अर्जुन को एहसास हुआ कि अब उसके पास पीछे मुड़कर देखने का कोई विकल्प नहीं बचा है। जैसे ही ट्रेन ने गति पकड़ी, उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा और उसे अपने गांव के खेतों की मिट्टी की महक महसूस हुई। उसके मन में विद्या का वह चेहरा घूम रहा था जो गहने देते समय बिल्कुल शांत था। उसने अपनी डायरी निकाली और पहले पन्ने पर लिखा कि उसे न केवल जीतना है,
बल्कि अपनी पत्नी के हर एक आंसू और त्याग का हिसाब भी गर्व के साथ चुकता करना है। रास्ते भर अर्जुन के दिमाग में दिल्ली की भीड़ और यूपीएससी की कठिन परीक्षा के विचार चलते रहे, लेकिन उसका सबसे बड़ा सहारा विद्या का अटूट विश्वास था। वह जानता था कि दिल्ली की चकाचौंध में उसे अपनी जड़ों को नहीं भूलना है और हर पल उस संघर्ष को याद रखना है जिससे वह निकलकर आया है। ट्रेन की पटरियों की आवाज उसे याद दिला रही थी कि हर बीतता हुआ किलोमीटर उसे उसके लक्ष्य के करीब और उसकी पत्नी से दूर ले जा रहा था। विरह की यह शुरुआत ही आने वाली बड़ी सफलता की पहली सीढ़ी थी। गांव में विद्या ने अब एक नया जीवन शुरू किया था, जहां उसे न केवल अकेलेपन से लड़ना था, बल्कि समाज के तानों का भी सामना करना था। लोग पीठ पीछे बातें करते थे कि अर्जुन कभी वापस नहीं आएगा और विद्या ने अपने गहने व्यर्थ में खो दिए हैं। लेकिन विद्या इन सब बातों से बेअसर थी और उसने पास के ही एक ईंट भट्टे पर काम करना शुरू कर दिया ताकि वह अर्जुन के खर्च के लिए कुछ और पैसे भेज सके। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसका मन पूरी तरह से शांत और अपने संकल्प पर अडिग था। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की तंग गलियों में अर्जुन का नया ठिकाना एक छोटा सा कमरा था, जहां मुश्किल से एक बिस्तर और मेज समा पाती थी। यहां की हवा में पुरानी किताबों की धूल और चाय की खुशबू घुली हुई थी। जहां हजारों छात्र अपनी आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने लिए दिन रात एक कर रहे थे, अर्जुन को यहां का माहौल अपनी शांत गांव की दुनिया से बिल्कुल अलग लगा, जहां प्रतियोगिता की आग हर चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। उसे लगा जैसे वह किसी युद्ध के मैदान में खड़ा है, जहां केवल सबसे योग्य ही जीवित बच सकते हैं। सुबह के 4 बजे से ही वह अपनी लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी की किताबों में खो जाता था, जबकि बाहर दिल्ली की सड़कों पर शोर बढ़ने लगता था। उसके पास न तो बाहर घूमने के पैसे थे और न ही समय। ट्रोबल था, क्योंकि उसे हर पल विद्या के उन त्यागों की याद आती थी जिसने उसे यहां तक पहुंचाया था। लाइब्रेरी की ठंडी हवा और ट्यूबलाइट की रोशनी में बैठकर वह अक्सर अपनी पत्नी के उन कोमल हाथों के बारे में सोचता था, जो अब मिट्टी और ईंटों के बीच कठोर हो रहे होंगे। उसकी पढ़ाई अब केवल एक करियर नहीं, बल्कि एक कठिन तपस्या बन चुकी थी। उधर माधोपुर गांव के तपते सूरज के नीचे विद्या ईंट भट्टे पर भारी बोझ उठाकर चल रही थी, जहां चारों ओर लाल धूल और धुआं छाया हुआ था। उसके पैरों में बिछिया और हाथों में चूड़ियां अब मिट्टी की परतों के नीचे दब गई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था। वह हर ईंट उठाते समय यह सोचती थी कि इस मेहनत से मिलने वाला पैसा अर्जुन की एक और नई किताब खरीदने में काम आएगा। उसकी कमर में दर्द और पैरों में छाले उसे परेशान तो करते थे, लेकिन उसका संकल्प हिमालय की तरह अडिग बना हुआ था। भट्टे पर काम करने वाली अन्य औरतें अक्सर विद्या का मजाक उड़ाती थीं कि वह क्यों इतनी मेहनत कर रही है, जबकि उसका पति शहर में मजे कर रहा होगा। लेकिन विद्या उनकी बातों को अनसुना कर देती और चुपचाप अपने काम में लगी रहती, क्योंकि उसे अर्जुन के चरित्र पर पूरा भरोसा था। शाम को घर लौटने पर उसे अपनी सास की कड़वी बातों का सामना करना पड़ता, जो उसे हमेशा कुलक्षणी और बदकिस्मत कहकर पुकारती थी। घर में एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता था, फिर भी वह खुश थी कि अर्जुन को भूखा नहीं सोना पड़ रहा। हर महीने के अंत में विद्या अपने खून पसीने की कमाई से बचाए हुए पैसे मनी ऑर्डर के जरिए दिल्ली भेजती थी, जिसे देखकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते थे। उन नोटों पर ईंटों की लाल धूल और विद्या के पसीने की गंध आज भी महसूस की जा सकती थी, जो उसे उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराती थी। अर्जुन अक्सर पत्र लिखता, जिसमें वह अपनी पढ़ाई के तनाव का जिक्र करता, लेकिन विद्या उसे हमेशा यही लिखती कि यह सब ठीक है और वह केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। वह अपने स्वास्थ्य की गिरावट को शब्दों में कभी नहीं आने देती थी। दिल्ली की चकाचौंध और बड़े बड़े मॉल अर्जुन को लुभाने की कोशिश करते, लेकिन वह अपनी फटी हुई चप्पलों और विद्या के फटे हुए आंचल को कभी नहीं भूलता था। वह जानता था
कि एक आईएएस अधिकारी की लाल बत्ती वाली गाड़ी केवल उसकी प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि विद्या के हर उस अपमान का जवाब होगी जो उसने गांव वालों से सहा था। रातों को जागकर पढ़ाई करते समय जब उसकी आंखें थक जातीं, तो वह विद्या की उस तस्वीर को देखता जो उसने अपने पर्स में छुपाकर रखी थी। वही तस्वीर उसकी थकान मिटाने के लिए सबसे बड़ी औषधि का काम करती थी। गांव में जमींदार के कारिंदे अक्सर घर पर आकर कर्ज के पैसों के लिए तगादा करते और विद्या को भली बुरी बातें सुनाते थे। विद्या उनकी धमकियों को चुपचाप सह लेती और उनसे कुछ दिनों की मोहलत मांगती ताकि अर्जुन की कोचिंग की फीस जमा हो सके। उसे अपनी बीमारी का पता चल चुका था। भट्टे की धूल ने उसके फेफड़ों में घर कर लिया था, जिससे उसे अक्सर सूखी खांसी आती थी। लेकिन उसने गांव के डॉक्टर को दिखाने के बजाय उन पैसों को भी अर्जुन के लिए बचाकर रखना ही सही समझा और अपनी पीड़ा को छुपा लिया। अर्जुन को कभी कभी दिल्ली के धनी छात्रों के बीच हीन भावना महसूस होती थी, जिनके पास महंगे लैपटॉप और गाड़ियां थीं। लेकिन जब वह विद्या के पत्रों को पढ़ता तो उसे एहसास होता कि उसके पास वह दौलत है जो इन अमीरों के पास कभी नहीं हो सकती, सच्चा प्रेम और समर्पण। उसने तय किया कि वह हर दिन 16 घंटे पढ़ाई करेगा ताकि वह अपनी पत्नी को उस नर्क जैसी जिंदगी से जल्द बाहर निकाल सके। किताबों के बीच दबे उसके नोट्स अब विद्या के प्रति लिखे गए प्रेम पत्रों की तरह पवित्र और गंभीर हो गए थे। बरसात के दिनों में जब भट्टे का काम बंद हो जाता तो विद्या खेतों में मजदूरी करने जाती ताकि पैसों का सिलसिला न टूटे। कीचड़ में सने उसके पैर और बारिश में भीगा उसका शरीर उसकी अडिग इच्छा शक्ति की कहानी बयां करते थे। उसे रात में बुखार आता था, लेकिन अगली सुबह वह फिर से काम पर जाने के लिए तैयार रहती थी, क्योंकि उसे पता था कि दिल्ली में अर्जुन का भविष्य उसकी इन मेहनत की चंद रुपयों पर टिका हुआ है। उसकी सांस उसे कोसती रहती, पर विद्या ने मौन धारण करना ही बेहतर समझा था। चिट्ठियों का यह सिलसिला ही उन दोनों के बीच एकमात्र सेतु था, जिसमें शब्द कम और भावनाएं ज्यादा होती थीं। अर्जुन अपनी हर छोटी जीत उसे बताता, जैसे किसी मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आना, और विद्या उन चिट्ठियों को अपने सीने से लगाकर सोती थी। वह जानती थी कि उसके संघर्ष का अंत करीब है, भले ही उसका शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा हो। अंधेरी रातों में दिया जलाकर वह भगवान से केवल यही मांगती थी कि अर्जुन के नाम के आगे वे 3 जादुई शब्द आईएएस जल्द से जल्द जुड़ जाएं, ताकि उसका जीवन सफल हो सके। दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में जब अर्जुन के पास गर्म कपड़े नहीं होते थे, तो वह लाइब्रेरी में बैठकर खुद को गर्म रखता था। विद्या ने अपनी पुरानी साड़ियों को बेचकर उसके लिए एक स्वेटर भेजा था, जिसे पहनकर अर्जुन को ऐसा महसूस होता था जैसे विद्या ने उसे गले लगा लिया हो। उस स्वेटर की बुनावट में विद्या की दुआएं और उसकी उम्मीदें साफ झलकती थीं। अर्जुन को लगा कि वह कितना भाग्यशाली है कि उसे ऐसी जीवन संगिनी मिली जिसने खुद को राख करके उसके जीवन में उजाला करने का कठिन फैसला लिया था। गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर विद्या अक्सर घंटों प्रार्थना करती कि उसका अर्जुन कभी भी अपने रास्ते से न भटके। उसे डर था कि कहीं शहर की हवा उसके पति के मन को बदल न दे। लेकिन फिर उसे अर्जुन की वे कस्में याद आतीं जो उसने बरगद के पेड़ के नीचे खाई थीं। उसका प्रेम केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक था, जहां 2 आत्माएं एक दूसरे की सफलता के लिए खुद को गला रही थीं। उसने अपने दुखों को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया था और केवल अर्जुन की खुशियों के लिए जीना सीख लिया था। इस तरह समय बीतता गया और अर्जुन की प्रारंभिक परीक्षा का दिन नजदीक आ गया, जिससे दिल्ली में तनाव का माहौल और बढ़ गया। विद्या ने उस दिन निर्जला व्रत रखा और सारा दिन मंदिर में बिताया ताकि अर्जुन का पेपर अच्छा जाए। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी मेहनत और उसका त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि कर्मों का हिसाब भगवान के यहां हमेशा सही होता है। अर्जुन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, क्योंकि वह जानता था कि यह परीक्षा केवल उसके लिए नहीं बल्कि विद्या के अस्तित्व की लड़ाई भी है। जब अर्जुन परीक्षा देकर बाहर निकला
तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे उसे अपनी सफलता का पूर्वाभास हो गया हो। उसने तुरंत विद्या को पत्र लिखा कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है और अब वह मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू करेगा। विद्या को जब यह पत्र मिला तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले और उसे लगा कि उसकी आधी थकान मिट गई है। लेकिन उसे क्या पता था कि आगे का रास्ता और भी पथरीला होने वाला है और उसकी अग्नि परीक्षा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। अर्जुन का पहला परिणाम आया और उसका नाम सूची में कहीं नहीं था। यह खबर उसके दिल पर पत्थर की तरह गिरी, क्योंकि उसे पता था कि विद्या ने अपनी चूड़ियां और कंगन बेचकर उसे यहां भेजा था। उसे महसूस हुआ कि उसने न केवल 1 साल बर्बाद किया है, बल्कि अपनी पत्नी के भरोसे का भी गला घोंट दिया है। ओल्ड राजेंद्र नगर की वे गलियां अब उसे काटने को दौड़ रही थीं और हर सफल चेहरा उसे अपनी हार का एहसास करा रहा था। उसने रात भर रोते हुए गुजारी और खुद को बहुत छोटा महसूस किया। दूसरी बार भी भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया और वह फिर से मुख्य परीक्षा में असफल हो गया। अब अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था और उसने दिल्ली छोड़कर वापस गांव जाने का मन बना लिया था, ताकि वह खेतों में काम कर सके। उसे लगा कि शायद आईएएस बनना उसके जैसे गरीब लड़के के भाग्य में नहीं है और वह अपनी पत्नी को और कष्ट नहीं देना चाहता था। उसने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया और विद्या को एक पत्र लिखा, जिसमें अपनी विफलता को स्वीकार करते हुए माफी मांगी। उसे अपनी मेहनत पर अब संदेह होने लगा था। गांव में विद्या की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और उसे लगातार सूखी खांसी रहने लगी थी। भट्टे की जहरीली धूल ने उसके फेफड़ों को बुरी तरह प्रभावित किया था और डॉक्टर ने उसे काम छोड़ने की सख्त चेतावनी दी थी। लेकिन विद्या जानती थी कि यदि उसने काम बंद कर दिया तो अर्जुन की पढ़ाई के लिए पैसे कहां से आएंगे। वह अपने मुंह पर दुपट्टा लपेटकर काम करती और जब खांसी के साथ खून आता तो वह उसे छुपा लेती ताकि उसकी सांस को पता न चले। उसके शरीर की शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। अर्जुन का निराशा से भरा पत्र जब विद्या को मिला तो वह फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत साहूकार के पास जाने का फैसला किया ताकि वह अर्जुन के तीसरे और आखिरी प्रयास के लिए कुछ और पैसों का इंतजाम कर सके। साहूकार ने बहुत ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देने की शर्त रखी और विद्या से कुछ कागजों पर अंगूठा लगवा लिया। वह जानती थी कि वह कर्ज के जाल में फंस रही है, लेकिन अर्जुन के सपने के सामने उसे अपना जीवन भी तुच्छ जान पड़ रहा था। उसका त्याग अब खतरनाक मोड़ पर था। गांव के लोग अब खुलेआम विद्या का अपमान करने लगे थे और उसे कुलक्षणी कहने लगे थे, जिसने अपने पति को घर से दूर भेज दिया। कुछ लोग कहते थे कि अर्जुन दिल्ली में किसी और लड़की के साथ ऐश कर रहा होगा और वह कभी वापस नहीं आएगा। विद्या इन तीखे बाणों को चुपचाप पी जाती और कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी, क्योंकि उसका विश्वास पत्थर की लकीर की तरह पक्का था। वह केवल भगवान के मंदिर में जाकर माथा टेकती और अपने पति की सफलता की निरंतर प्रार्थना करती रहती थी। विद्या ने अर्जुन को एक कड़ा पत्र लिखा, जिसमें उसने साफ कहा कि यदि वह बिना आईएएस बने वापस आया तो उसे उसका मरा हुआ मुंह देखना होगा। उसने लिखा कि उसकी मेहनत के पैसे की कद्र केवल उसकी सफलता से ही हो सकती है और उसे हार मानने का कोई हक नहीं है। अर्जुन ने जब यह पत्र पढ़ा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसे विद्या की आवाज में छिपी हुई वह असीम शक्ति महसूस हुई। उसने अपना सामान फिर से खोल दिया और एक नई ऊर्जा के साथ अपनी किताबों की ओर वापस लौट गया। दिल्ली की गर्मी और तंग कमरे की घुटन अब अर्जुन को परेशान नहीं करती थी, क्योंकि उसके दिमाग में केवल विद्या के वे शब्द गूंज रहे थे। उसने अपनी दिनचर्या और भी सख्त कर ली और अपनी नींद को केवल 4 घंटे तक सीमित कर दिया, ताकि कोई भी कसर बाकी न रहे। वह लाइब्रेरी के सबसे कोने वाले मेज पर बैठा रहता, जहां कोई उसे परेशान न कर सके, और घंटों तक उत्तर लेखन का अभ्यास करता रहता था। उसने ठान लिया था कि यह उसका अंतिम युद्ध है और उसे हर हाल में जीतना ही होगा। विद्या की सास अब और भी क्रूर हो गई थी और वह विद्या को भरपेट खाना भी नहीं देती थी, यह कहकर कि वह केवल एक बोझ है।
विद्या भूख और बीमारी से बेहद कमजोर हो गई थी। उसकी हड्डियां अब साफ दिखने लगी थीं और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे। फिर भी वह हर सुबह 4 बजे उठती और सारा घर का काम निपटाकर भट्टे पर पहुंच जाती, ताकि एक भी दिन की मजदूरी कम न हो। उसकी आत्मा केवल इस उम्मीद पर टिकी थी कि एक दिन अर्जुन का नाम रोशन होगा। साहूकार की ब्याज दर इतनी ज्यादा थी कि विद्या की पूरी कमाई केवल ब्याज भरने में ही निकल जाती थी। उसे अब अपनी दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं बचते थे। इसीलिए वह केवल गर्म पानी पीकर अपनी भयानक खांसी को शांत करने की कोशिश करती थी। उसकी शारीरिक शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, लेकिन उसकी मानसिक शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसे महसूस होता था कि अर्जुन की सफलता अब बहुत करीब है और उसे बस कुछ और समय तक इस असहनीय दर्द को सहना है। उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अर्जुन ने अब कोचिंग जाना छोड़ दिया था, क्योंकि उसके पास फीस भरने के पैसे नहीं थे और वह खुद ही नोट्स तैयार कर रहा था। उसने अपने पुराने मोबाइल को भी बेच दिया ताकि वह टेस्ट सीरीज खरीद सके और अपनी गलतियों को सुधार सके। वह अक्सर रात के खाने में केवल बिस्कुट और चाय पीकर सो जाता था, क्योंकि उसे विद्या के खून पसीने की कमाई को बर्बाद करना पाप लगता था। उसकी तपस्या अब उस मुकाम पर पहुंच गई थी जहां संसार की कोई भी बाधा उसे विचलित नहीं कर सकती थी। उसका संकल्प हिमालय जैसा था। गांव के मंदिर में एक दिन विद्या अचानक गिर गई और लोगों ने उसे उठाकर घर पहुंचाया, जहां उसे पता चला कि उसकी बीमारी गंभीर रूप ले चुकी है। लेकिन उसने किसी को भी अर्जुन को खबर देने से सख्त मना कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी परीक्षा के समय वह विचलित हो। उसने अपनी पीड़ा को अपने भीतर ही दफन कर लिया और फिर से उसी ईंट भट्टे पर काम करने चली गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था, जो केवल उन महान आत्माओं में होता है जिन्होंने सब त्याग दिया हो। मुख्य परीक्षा के दिन जैसे जैसे पास आ रहे थे, अर्जुन के भीतर एक अजीब सा डर और रोमांच दोनों बढ़ रहे थे। उसने अपने कमरे की दीवार पर विद्या की तस्वीर के साथ अब नहीं तो कभी नहीं लिख दिया था, ताकि उसे हर पल प्रेरणा मिलती रहे। वह जानता था कि यह केवल एक परीक्षा नहीं है, बल्कि उस आदेश की वाद अपमान का बदला है जो विद्या ने समाज से सहा है। उसने अपने आंसुओं को अपनी शक्ति बना लिया और हर उत्तर को बहुत गंभीरता के साथ कागजों पर उतारा। उसे अपनी जीत का भरोसा था। विद्या अब चल भी नहीं पा रही थी, इसलिए वह सहारा लेकर काम पर जाती थी, लेकिन उसने अपनी मजदूरी कभी नहीं रोकी। उसकी भक्ति और उसका निस्वार्थ प्रेम अब एक अलौकिक शक्ति बन चुका था, जो अर्जुन के लिए दिल्ली में सुरक्षा कवच का काम कर रहा था। गांव के कुछ दयालु लोगों ने उसे मदद की पेशकश की, लेकिन उसने स्वाभिमान के साथ मना कर दिया, क्योंकि वह अपने पति की जीत को केवल अपनी मेहनत पर आधारित देखना चाहती थी। वह एक जीती जागती मिसाल बन चुकी थी, जिसका मन केवल दिल्ली में बसता था। अर्जुन की तीसरी मुख्य परीक्षा पूरी हुई और उसे महसूस हुआ कि इस बार उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और ईश्वर उसके साथ है। उसने हॉल से बाहर निकलकर खुले आसमान की ओर देखा और विद्या का नाम पुकारा, जैसे वह उसे धन्यवाद देना चाहता हो। अब उसे केवल साक्षात्कार का इंतजार था, जो उसकी किस्मत का अंतिम फैसला करने वाला था। वह दिल्ली की सड़कों पर बेमकसद घूमता रहा, यह सोचते हुए कि अब उसे विद्या के पास जल्द से जल्द वापस जाना है और उसे इस नर्क से सदा के लिए निकालना है। साक्षात्कार के लिए बुलावे का पत्र जब आया तो अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने तुरंत विद्या को पत्र लिखा कि अब केवल एक अंतिम कदम बाकी है। विद्या ने जब यह सुना तो उसने अपनी आंखों में एक दिव्य चमक महसूस की और उसे लगा कि उसकी सारी बीमारियां एक पल के लिए गायब हो गई हैं। उसने साहूकार के पैरों में गिरकर अंतिम बार कुछ पैसे मांगे, ताकि वह अर्जुन के इंटरव्यू के लिए एक अच्छा सूट और जूते खरीद सके। यह उसकी अंतिम आहुति थी उस महायज्ञ में। यूपीएससी के अंतिम परिणाम की वह दोपहर दिल्ली की गर्मी से कहीं ज्यादा तपिश भरी थी। अर्जुन साइबर कैफे के एक अंधेरे कोने में बैठा कांपते हाथों से अपना रोल नंबर टाइप कर रहा था।
जैसे ही स्क्रीन पर सिलेक्टेड शब्द के साथ उसका नाम 25वीं रैंक पर चमका, उसे लगा जैसे उसके चारों ओर की दुनिया अचानक थम गई हो। उसकी आंखों से आंसुओं की अजस्त्र धारा बह निकली और उसे सबसे पहले विद्या का वह चेहरा याद आया जिसने अपनी सुहाग की निशानियां बेचकर उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। दिल्ली की गलियों में ढोल बजने लगे और अर्जुन के कमरे पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। हर कोई उस नए साहब की एक झलक पाना चाहता था जिसने गरीबी की बेड़ियों को तोड़कर इतिहास रच दिया था। लेकिन अर्जुन का मन उन महफिलों में नहीं लग गए रहा था। वह बस एक बार विद्या की आवाज सुनना चाहता था। उसने कई बार गांव के सार्वजनिक फोन पर कॉल किया, लेकिन हर बार संपर्क नहीं हो सका। उसे लगा कि शायद पूरा गांव जश्न मना रहा होगा और विद्या खुशी से फूली नहीं समा रही होगी। गांव में जब अर्जुन की सफलता की खबर पहुंची तो पूरे इलाके में उत्सव का माहौल हो गया और लोग सड़कों पर नाचने लगे। अर्जुन की मां, जो कल तक विद्या को कोसती थी, आज खुद को एक भाभी कलेक्टर की मां बताकर पूरे गांव में इतराने लगी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर कोने में खांसती हुई और अधमरी पड़ी विद्या पर पड़ी, उसके मन में लालच का एक नया और भयानक विचार पैदा हुआ। उसे लगा कि अब उसका बेटा बड़ा अफसर बन गया है तो उसे एक नई बहू मिलनी चाहिए। सांझ ढलते ही मां ने विद्या को घर के आंगन में बेरहमी से घसीटा और उस पर आरोप लगाया कि वह अब इस ऊंचे खानदान के लिए एक बदनुमा धब्बा है। उसने चिल्लाकर कहा कि एक बीमार और तपेदिक से ग्रस्त औरत जिले के मालिक की पत्नी होने के लायक नहीं है। विद्या के पास विरोध करने की न तो शारीरिक शक्ति थी और न ही कोई सहारा, क्योंकि उसका शरीर बीमारी से गल चुका था। उसने अपनी फटी साड़ी का पल्लू संभाला और चुपचाप उस घर से बाहर निकल गई। विद्या ने गांव के बाहर सड़क के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में शरण ली, जहां धूल और कचरे का अंबार था। उसके पास खाने के लिए एक दाना नहीं था और सर्दी की रातें उसके फेफड़ों के दर्द को और भी बढ़ा रही थीं। वह दिन भर सड़क की ओर देखती रहती कि शायद कोई गाड़ी आए और उसमें से उसका अर्जुन बाहर निकले। उसकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ती जा रही थी, लेकिन उसके हाथों में अर्जुन की वह पुरानी तस्वीर आज भी सुरक्षित थी जिसे वह सीने से लगाए रखती थी। गांव के लोग अर्जुन की मां के डर से विद्या की मदद करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि अब वह एक शक्तिशाली परिवार की दुश्मन बन चुकी थी। जो लोग कल तक विद्या के त्याग की मिसाल देते थे, आज उन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया था और उसे लावारिस छोड़ दिया था। विद्या की खांसी अब और भी भयानक हो गई थी और वह अक्सर रात भर बैठकर गुजारती थी, क्योंकि लेटने पर उसका दम घुटने लगता था। उसे अपनी मौत करीब दिखाई दे रही थी, पर वह हारना नहीं चाहती थी। अर्जुन ने जब सरपंच के माध्यम से घर पर संपर्क किया तो उसकी मां ने बड़ी चतुराई से झूठ बोला कि विद्या अपने मायके गई है। मां ने कहा कि वह अपनी मां की बीमारी की देखभाल के लिए कुछ समय के लिए दूर गई है और जल्द ही वापस आ जाएगी। अर्जुन को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन अपनी ट्रेनिंग और मसूरी जाने की तैयारियों में वह इतना व्यस्त था कि वह गहराई से छानबीन नहीं कर पाया। उसे लगा कि शायद विद्या उसे सरप्राइज देना चाहती है और वह शांत हो गया। इधर विद्या की झोपड़ी में भूख और बीमारी का तांडव चल रहा था, जहां वह केवल पानी पीकर जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी। उसने गांव की एक छोटी लड़की को अपनी आखिरी चांदी की अंगूठी दी ताकि वह उसे थोड़ा सा दूध ला सके। वह जानती थी कि उसे तब तक जीवित रहना है जब तक अर्जुन वापस नहीं आ जाता। उसका प्रेम अब एक अलौकिक शक्ति बन गया था जो उसके गिरते हुए शरीर को मौत के पंजे से बचाए हुए था। वह हर पल बस अर्जुन का नाम जपती थी। साहूकार अब झोपड़ी पर आकर विद्या को धमकाने लगा था कि यदि कर्ज नहीं चुकाया तो वह उसे वहां से भी निकाल देगा। विद्या ने कमजोर आवाज में उससे विनती की कि उसका पति जल्द ही लौटकर सारा हिसाब चुकता कर देगा, लेकिन साहूकार ने उसकी एक न सुनी। समाज की यह निर्दयता उस औरत के लिए सबसे बड़ा घाव थी जिसने पूरी उम्र दूसरों के लिए खुद को जलाया था। फिर भी उसने अपने स्वाभिमान को गिरने नहीं दिया
और टूटी हुई चटाई पर पड़ी रही। अस्पताल के डॉक्टर ने जब विद्या की हालत देखी तो उसने उसे शहर ले जाने की सलाह दी। लेकिन विद्या के पास किराया तक नहीं था। उसने अपनी बीमारी को ईश्वर का न्याय मान लिया था और वह केवल उस दिन का इंतजार कर रही थी जब वह अपने पति को लाल बत्ती वाली गाड़ी में देखेगी। उसे विश्वास था कि अर्जुन की सफलता उसकी सारी पीड़ा को एक पल में धो देगी। उसकी आत्मा अब केवल अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उस जर्जर शरीर में रुकी हुई थी। अर्जुन मसूरी की वादियों में प्रशिक्षण ले रहा था, जहां उसे प्रशासन और कानून के गुर सिखाए जा रहे थे। वह अपनी हर उपलब्धि को अपनी डायरी में लिखता था ताकि वापस जाकर विद्या को सुना सके। उसे उन सुनहरे दिनों का इंतजार था जब वह और विद्या एक साथ अपने नए बंगले में रहेंगे और सारे पुराने दुखों को भुला देंगे। वह अक्सर बाजार से विद्या के लिए सुंदर साड़ियां और गहने खरीदता, इस बात से अनजान कि उसकी पत्नी को अब कफन की जरूरत थी। गांव में अर्जुन की मां ने पहले ही एक अमीर जमींदार की बेटी से अर्जुन का रिश्ता तय करने की गुप्त योजना बना ली थी। उसे लगता था कि विद्या का अस्तित्व अब उनके रास्ते का कांटा है और उसे जितनी जल्दी हो सके खत्म हो जाना चाहिए। उसने गांव के हकीम को भी विद्या की मदद करने से मना कर दिया था ताकि बीमारी अपना काम जल्दी पूरा कर सके। यह षड्यंत्र इतना गहरा था कि मासूम विद्या को इसकी भनक तक नहीं थी और वह दुआएं मांगती रही। एक रात झोपड़ी की छत से पानी टपकने लगा और विद्या का पूरा बिस्तर भीग गया, जिससे उसे निमोनिया हो गया। उसकी आवाज पूरी तरह चली गई थी और वह अब केवल इशारों में बात कर सकती थी। उस अकेली रात में उसे अपने विवाह के वे दिन याद आए जब अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर 7 फेरे लिए थे। उसने महसूस किया कि उसका कर्मा अब अपने अंतिम चरण में है और उसने अपनी पूरी ऊर्जा उस एक आखिरी मुलाकात के लिए संचित कर ली। अखबारों में अर्जुन की फोटो छपी तो विद्या ने उसे काटकर अपनी झोपड़ी की दीवार पर चिपका दिया। गांव के बच्चे जो वहां से गुजरते थे वे उसे पागल औरत कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन वह उन पर मुस्कुरा देती थी। उसकी मुस्कान में एक ऐसी करुणा थी जो केवल उन लोगों में होती है जो संसार को त्याग चुके होते हैं। उसने अपने दुखों का कभी विज्ञापन नहीं किया, बल्कि उन्हें अपनी साधना का हिस्सा बना लिया था। वह एक सच्ची तपस्विनी बन चुकी थी। अर्जुन को अपनी पहली पोस्टिंग अपने ही गृह जिले में मिली, जो उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि और सम्मान की बात थी। उसने सोचा कि यह ईश्वर का संकेत है कि वह अब अपनी पत्नी को वह सम्मान दिला सके जिसकी वह हकदार है। उसने अपने वरिष्ठों से कुछ दिनों की छुट्टी मांगी ताकि वह अपने गांव जाकर अपनी पत्नी और परिवार के साथ इस खुशी को बांट सके। उसके मन में उमंगों का सैलाब था और वह बस गांव पहुंचने के लिए बेताब था। गांव में अर्जुन के स्वागत की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई थी और पूरे रास्ते को फूलों से सजाया जा रहा था। अर्जुन की मां ने अपने घर को दुल्हन की तरह सजवाया था, लेकिन विद्या की झोपड़ी के पास एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई थी। मां चाहती थी कि अर्जुन की नजर उस बदसूरत सच पर न पड़े जिसे उसने अंधेरे में धकेल दिया था। विद्या ने ढोल की आवाज सुनी और समझ गई कि उसका देवता अब उसके करीब आ रहा है। विद्या ने अपने कांपते हाथों से अपनी फटी हुई शादी की साड़ी निकाली और उसे पहनने की कोशिश की। उसके शरीर में अब इतना मांस नहीं बचा था कि साड़ी ठीक से टिक सके, फिर भी उसने उसे लपेट लिया। उसने अपनी सूखी मांग में थोड़ी सी मिट्टी भरी जैसे वह सिंदूर हो और अपनी तस्वीर के सामने बैठ गई। उसकी आंखों से जो अंतिम आंसू गिरे वे दुख के नहीं बल्कि एक महान उपलब्धि के साक्षी थे। वह पूरी तरह तैयार थी अपने अंतिम सफर के लिए। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की भव्यता और मसूरी की ठंडी वादियों ने अर्जुन के जीवन को पूरी तरह बदल दिया था। जहां कल तक वह फटे हाल गलियों में घूमता था, आज वह भारत की सबसे प्रतिष्ठित संस्था का हिस्सा बन चुका था। वर्दी की चमक और अधिकारियों के बीच मिलने वाले सम्मान ने उसे एक नई पहचान दी थी, लेकिन उसके मन के किसी कोने में
आज भी माधोपुर की वह धूल और विद्या का चेहरा बसा हुआ था। उसे अक्सर महसूस होता था कि यह सब केवल एक सपना है जो कभी भी टूट सकता है। ट्रेनिंग के दौरान अर्जुन ने सीखा कि एक जिले को कैसे चलाया जाता है और कानून की बारीकियां क्या होती हैं। वह हर सुबह पहाड़ों की चोटियों को देखता और सोचता कि उसकी सफलता की ऊंचाई विद्या के त्याग के बिना कभी संभव नहीं थी। उसे अब साहब कहकर पुकारा जाता था और बड़े बड़े लोग उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए उत्सुक रहते थे। इस नई दुनिया की चकाचौंध ने उसे थोड़ा बदल तो दिया था, लेकिन उसका दिल आज भी अपनी पुरानी जड़ों और उस पवित्र प्रेम के लिए तड़पता था जिसे वह पीछे छोड़ आया था। अर्जुन नियमित रूप से गांव पत्र लिखता था और विद्या के बारे में विस्तार से पूछता था, लेकिन जवाब में उसकी मां की ही बातें आती थीं। उसकी मां फोन पर बहुत चालाकी से उसे यह विश्वास दिलाती रही कि विद्या अपने मायके में बहुत खुश है और वह भी जल्द ही वापस आ जाएगी। अर्जुन को इस बात पर थोड़ा संदेह होता था कि विद्या खुद उससे बात क्यों नहीं कर रही है, लेकिन ट्रेनिंग की व्यस्तताओं और मां के मीठे शब्दों ने उसके संदेह को दबा दिया। उसे नहीं पता था कि उसे धोखे के गहरे जाल में फंसाया जा रहा था। मसूरी के माल रोड पर टहलते हुए अर्जुन अक्सर उन दुकानों में जाता जहां रेशमी साड़ियां और सोने के गहने मिलते थे। उसने विद्या के लिए सबसे कीमती बनारसी साड़ी खरीदी और एक ऐसा मंगलसूत्र बनवाया जो उसकी पहली वाली निशानी से कहीं ज्यादा सुंदर था। वह कल्पना करता था कि जब वह गांव लौटेगा और विद्या के गले में यह गहना पहनाएगा तो उसके सारे पुराने घाव भर जाएंगे। उसे उन सुखद पलों का इंतजार था जब वह अपनी पत्नी के सामने अपना सिर झुकाकर उसे धन्यवाद कहेगा और उसकी सेवा करेगा। भारत दर्शन के दौरान अर्जुन ने देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की और विभिन्न संस्कृतियों को करीब से देखा। उसे एहसास हुआ कि भारत में गरीबी की जड़ें कितनी गहरी हैं और उसे एक अधिकारी के रूप में बहुत कुछ करना है। लेकिन इन सबके बीच विद्या का मौन उसे रह रहकर परेशान करता था। उसे रातों को डरावने सपने आते थे कि विद्या किसी अंधेरी जगह पर उसे पुकार रही है, पर वह पहुंच नहीं पा रहा है। उसने भगवान से प्रार्थना की कि यह केवल उसकी थकान का नतीजा हो और गांव में सब कुशल मंगल हो। अकादमी में उसके सहकर्मी उसे एक महान व्यक्तित्व के रूप में देखते थे, क्योंकि उसने बिना किसी संसाधन के यह सफलता हासिल की थी। कई बड़े घरानों के लोग अपनी बेटियों के रिश्ते अर्जुन के लिए भेजने लगे थे, लेकिन अर्जुन ने स्पष्ट कर दिया था कि उसकी दुनिया केवल विद्या के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। उसे उन लोगों पर तरस आता था जो केवल पद और प्रतिष्ठा से प्यार करते थे। उसने अपने अधिकारियों को बताया कि वह अपने ही जिले में सेवा करना चाहता है ताकि वह अपने लोगों और अपने परिवार के करीब रह सके। गांव में अर्जुन की मां ने उसके वापस आने की खबर सुनकर अपने षड्यंत्र को और तेज कर दिया था। उसने गांव के कुछ खास लोगों को सख्त हिदायत दी थी कि कोई भी अर्जुन को विद्या की असली हालत के बारे में नहीं बताएगा। मां का मानना था कि एक आईएएस बेटा अगर अपनी बीमार और गरीब पत्नी के साथ रहेगा तो समाज में उसकी नाक कट जाएगी। उसने विद्या को पूरी तरह से विस्मृत करने की योजना बना ली थी ताकि अर्जुन एक नई और समृद्ध शादी कर सके। उसे अपने बेटे के प्रेम की गहराई का कोई अंदाजा नहीं था। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जब अर्जुन को गृह जिले में पोस्टिंग मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने सूट और अपनी अधिकारी वाली टोपी को बड़े गर्व से संभाला, क्योंकि यह उसके वर्षों के संघर्ष का फल था। उसे लगा कि अब वह दिन आ गया है जब वह विद्या को गांव की धूल भरी गलियों से उठाकर एक आलीशान बंगले में ले जाएगा। उसने विद्या के लिए एक नया फोन भी खरीदा ताकि वे हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रह सके। वह अपनी जड़ों की ओर लौटने के लिए पूरी तरह तैयार था। सफलता के चरम पर पहुंचने के बावजूद अर्जुन के भीतर एक अजीब सा खालीपन घर करने लगा था। वह जब भी शीशे में खुद को देखता, उसे उस युवक की याद आती जो बरगद के नीचे रोया था। उसे महसूस होता कि विद्या के बिना यह सारी शान शौकत बेईमानी है और उसका अस्तित्व उसके बिना अधूरा है।
उसे अपने गांव की मिट्टी की खुशबू याद आ रही थी, जो उसे बुला रही थी। उसने अपनी डायरी में लिखा कि पद की गरिमा और पत्नी का प्रेम दोनों को संभालना ही अब उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। अंततः वह दिन आ ही गया जब अर्जुन ने मसूरी की वादियों को अलविदा कहा और अपनी पहली ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए ट्रेन पकड़ी। उसके पास सरकारी सुरक्षा और प्रोटोकॉल के निर्देश थे, लेकिन उसका मन केवल एक साधारण पति की तरह अपनी पत्नी से मिलने को व्याकुल था। जैसे जैसे ट्रेन बिहार की सीमाओं में प्रवेश कर रही थी, उसका धड़कता हुआ दिल उसे किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था। वह इस बात से अनजान था कि जिस गौरव की वह तलाश कर रहा है, वह उसे एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत त्रासदी की ओर ले जा रहा है। अर्जुन ने सोचा था कि स्टेशन पर विद्या उसे लेने आएगी और वह उसे गले लगाकर रो पड़ेगा। उसने मन ही मन वह भाषण भी तैयार कर लिया था जो वह अपने गांव वालों के सामने देगा, जिसमें विद्या की भूमिका सर्वोपरि होगी। लेकिन उसकी मां के मन में कुछ और ही चल रहा था, जिसने स्वागत के शोर के पीछे विद्या की सिसकियों को दबा दिया था। नियति अपना खेल खेल चुकी थी और अब बस पर्दा उठने की देर थी। अर्जुन की यात्रा अब अपने सबसे भावुक और निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई थी, जहां सच सामने आना था। उसने कर्म के सिद्धांत के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका अपना कर्म अब उससे कठिन परीक्षा लेने वाला है। उसने सोचा था कि उसकी मेहनत का फल मीठा होगा, पर वह भूल गया था कि कभी कभी सफलता की कीमत दूसरों को चुकानी पड़ती है। गाड़ी की गति के साथ साथ उसकी धड़कनें भी तेज हो रही थीं, और हवा में एक ऐसी उदासी थी जो खुशियों के आगमन को चुनौती दे रही थी। वह अपनी आंखों में हजारों सपने लेकर अपने उस गांव लौट रहा था जहां उसका भाग्य उसका इंतजार कर रहा था। स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकी, पुलिस के बैंड और भारत माता की जय के नारों ने पूरे वातावरण को गुंजायमान कर दिया। अर्जुन जैसे ही डिब्बे से बाहर निकला, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने उसे सलाम, जिसकी मुस्कान के बिना यह सारी सफलता अधूरी थी। उसने सोचा था कि वह सबसे पहले अपनी पत्नी के चरणों में अपना सिर झुकाएगा। सरकारी गाड़ी, जिस पर अब नीली बत्ती चमक रही थी, उसे लेकर माधोपुर की धूल भरी सड़कों की ओर बढ़ी। गांव की सीमा पर हजारों लोग खड़े थे, जो अपने इलाके के पहले आईएएस अधिकारी का स्वागत करने के लिए बेताब थे। ढोल और नगाड़ों की आवाज इतनी तेज थी कि दिल की धड़कनें भी उसी ताल पर नाचने लगी थीं। अर्जुन गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रहा था। जहां कल तक वह पैदल चलता था, आज वहां उसके लिए रेड कारपेट बिछाया गया था। फिर भी उसका मन अशांत था और एक अनजानी सी घबराहट उसे भीतर ही भीतर काट रही थी। गांव के प्रवेश द्वार पर एक भव्य स्वागत द्वार बनाया गया था, जिस पर बड़े अक्षरों में अर्जुन शर्मा का स्वागत है लिखा था। अर्जुन जैसे ही नीचे उतरा, उसकी मां ने आगे बढ़कर तिलक लगाया और आरती उतारी। वह बहुत गर्व से अपनी सहेलियों को बता रही थी कि उसका बेटा अब पूरे जिले का मालिक बन गया है। अर्जुन ने मां के पैर छुए और तुरंत पूछा कि विद्या कहाँ है। मां ने नजरें चुराते हुए बड़ी शांति से कहा कि वह अभी अपने मायके में है और शाम तक पहुंच जाएगी। तुम बस उत्सव पर ध्यान दो। गांव की चौपाल पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां अर्जुन को सम्मानित किया जाना था। हर कोई उसके संघर्ष की कहानियां सुना रहा था और उसे युवाओं के लिए एक मिसाल बता रहा था। लेकिन अर्जुन का ध्यान बार बार अपने पुराने घर की उस टूटी हुई दीवार की ओर जा रहा था, जहां उसने विद्या के साथ अपने सपनों को बुना था। उसे महसूस हुआ कि गांव के कुछ लोग उसे देखकर अपनी आंखें नीची कर रहे हैं, जैसे वे कोई बहुत बड़ा सच उससे छुपा रहे हों। उसकी बेचैनी अब धीरे धीरे डर में बदलने लगी थी। कार्यक्रम के दौरान अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी मां और परिवार के अन्य सदस्य उसे किसी से बात करने का मौका नहीं दे रहे थे। जब भी वह किसी पुराने दोस्त की ओर बढ़ता, मां उसे खींचकर किसी नेता या बड़े अधिकारी से मिलाने ले जाती। उसे लगा कि यह केवल प्रोटोकॉल नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित घेराबंदी है, ताकि वह गांव की वास्तविकता से दूर रहे।
उसने अपनी वती की गरिमा को संभाले रखा, लेकिन उसके भीतर का पति अब विद्रोह करने पर आमादा था। वह विद्या के मौन को सहन नहीं कर पा रहा था। दोपहर के भोजन के बाद जब अर्जुन थोड़ा खाली हुआ तो वह अपने पुराने घर के पिछले हिस्से की ओर गया, जहां वह और विद्या रहते थे। वहां उसने देखा कि विद्या का वह पुराना लकड़ी का संदूक, जिसमें उसने अपने शादी के कपड़े रखे थे, कचरे के ढेर में पड़ा हुआ था। उसे देखते ही अर्जुन का खून खौल उठा, क्योंकि वह जानता था कि विद्या अपनी जान से ज्यादा उस संदूक को प्यार करती थी। उसने महसूस किया कि उसकी मां ने घर का कायाकल्प तो कर दिया है, लेकिन विद्या की यादों को मिटाने की पूरी कोशिश की है। अर्जुन ने अपनी मां को अकेले में बुलाया और बहुत सख्त लहजे में दोबारा विद्या के बारे में पूछा। मां ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, लेकिन जब अर्जुन ने अपनी अधिकारी वाली आवाज में चेतावनी दी तो वह फूट पड़ी। उसने चिल्लाकर कहा कि वह बीमार और मनहूस से औरत अब इस घर के लायक नहीं थी। मां ने बताया कि विद्या को तपेदिक हो गया था और वह पूरे खानदान के लिए बदनामी का कारण बन रही थी, इसलिए उसे गांव के बाहर भेज दिया गया है। यह सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस मां को वह देवता मानता था, वह इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है। उसने अपनी मां की आंखों में कोई पश्चाताप नहीं देखा, बल्कि एक अजीब सा अहंकार देखा कि उसने अपने बेटे के भविष्य को बचा लिया है। अर्जुन ने पूछा कि विद्या अभी कहाँ है, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। उसे लगा कि उसकी सारी वर्दी, उसकी सारी शक्ति और उसका सारा ज्ञान व्यर्थ है। यदि वह अपनी उस पत्नी की रक्षा नहीं कर सका जिसने उसे यह सब दिलाया था, उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। भीड़ के बीच से एक बूढ़ा किसान, जो कभी अर्जुन के पिता का मित्र था, चुपके से आगे आया और उसके कान में बुदबुदाया। उसने बताया कि विद्या गांव के बाहर पुरानी सड़क के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में पड़ी हुई है और उसकी हालत बहुत ही दयनीय है। अर्जुन ने बिना एक पल गनवाए अपनी गाड़ी की ओर दौड़ लगा दी। उसके सुरक्षाकर्मी और परिवार वाले हैरान रह गए कि साहब अचानक कहां भाग रहे हैं। अर्जुन ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया और खुद गाड़ी चलाकर उस दिशा में निकल गया जहां विद्या का अंतिम ठिकाना था। सड़क के किनारे धूल और धुएं के बीच उसे एक टूटी फूटी घास की झोपड़ी दिखाई दी, जिसके बाहर कूड़े का अंबार था। अर्जुन ने गाड़ी रोकी और नीचे उतरा। उसकी वर्दी पर अब मिट्टी जम रही थी, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। झोपड़ी के भीतर से एक भयानक खांसी की आवाज आ रही थी, जो सन्नाटे को चीर रही थी। अर्जुन का कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि वह उस आवाज को पहचानता था। यह वही विद्या थी जिसने कभी अपनी खनकती आवाज से उसके घर को खुशियों से भर दिया था। जैसे ही अर्जुन झोपड़ी के भीतर घुसा, उसे वहां की बदबू और गरीबी देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक फटी हुई चटाई पर एक कंकाल जैसी आकृति लेटी हुई थी, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें अंदर धंस गई थीं। विद्या ने जैसे ही वर्दी वाले साय को देखा, उसने अपनी धुंधली आंखों को सिकोड़कर पहचानने की कोशिश की। अर्जुन वहीं घुटनों के बल बैठ गया और अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। विद्या के हाथ कांपते हुए उसके सिर पर आए, जैसे वह यकीन कर रही हो कि यह सच है। अर्जुन के आंसू उसकी वर्दी को भिगो रहे थे और वह बार बार माफ कर दो कह रहा था। विद्या की आवाज पूरी तरह जा चुकी थी, पर उसकी आंखों से जो धारा बह रही थी, उसने सब कुछ कह दिया। उसने अपने तकिए के नीचे से अर्जुन की वही पुरानी तस्वीर निकाली जो अब गल चुकी थी। अर्जुन ने देखा कि विद्या के पास न तो पानी था और न ही कोई दवाई। वह केवल अपनी इच्छा शक्ति के दम पर मौत से लड़ रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी सफलता की इमारत इसी मासूम के खून की नींव पर खड़ी थी। बाहर पुलिस की गाड़ियां और गांव के लोग जमा हो गए थे, जो इस दृश्य को देखकर सन्न रह गए थे। अर्जुन की मां भी वहां पहुंच चुकी थी और अब भी अपनी सफाई दे रही थी, लेकिन अर्जुन ने उठकर अपनी मां की ओर देखा और उसकी नजरों में इतनी नफरत थी कि मां का स्वर धीमा पड़ गया। उसने अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया कि तुरंत जिले की सबसे बड़ी एम्बुलेंस बुलाई जाए और अस्पताल को
खाली रखा जाए। उसने अपनी टोपी उतारकर जमीन पर रख दी, क्योंकि वह अब एक अधिकारी नहीं, केवल एक अपराधीपति था। गांव के लोग, जो अब तक तमाशबीन बने हुए थे, वे भी अब शर्मिंदा थे और एक दूसरे को दोष दे रहे थे। अर्जुन ने देखा कि कैसे समाज ने एक महान स्त्री को उसके सबसे कठिन समय में अकेला छोड़ दिया था। उसने विद्या को अपनी गोद में उठाया। वह इतनी हल्की थी कि अर्जुन को महसूस हुआ जैसे वह केवल सूखी लकड़ियों का एक गट्ठर हो। विद्या ने एक बार अपनी फटी हुई साड़ी को ठीक करने की कोशिश की, जैसे वह आज भी अपने पति की प्रतिष्ठा का ख्याल रख रही हो। अर्जुन का मन धिक्कार से भर गया। एम्बुलेंस के आने तक अर्जुन विद्या को अपनी बाहों में लेकर सड़क पर ही बैठा रहा। लोग उसे देख रहे थे, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। वह बार बार विद्या के उन हाथों को चूम रहा था जिनमें अब केवल हड्डियां बची थीं। उसने उसे वचन दिया कि वह उसे दुनिया के सबसे अच्छे अस्पताल ले जाएगा और उसे फिर से ठीक कर देगा। विद्या ने बस हल्का सा सिर हिलाया और अर्जुन की वर्दी पर लगे उन सितारों को छुआ जिन्हें देखने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई थी कि कैसे एक बेटे ने अपनी मां के खिलाफ जाकर अपनी पत्नी को अपनाया है। कुछ लोग इसे अर्जुन की महानता कह रहे थे, तो कुछ इसे एक आईएएस अधिकारी के लिए शोभा न देने वाला व्यवहार। लेकिन अर्जुन को इन सबसे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसके लिए अब केवल विद्या का हर एक सांस लेना ही सबसे बड़ी जीत थी। उसने महसूस किया कि लाल बत्ती वाली गाड़ी का असली उद्देश्य समाज की सेवा करना था, लेकिन उसने अपने घर की ही रक्षा नहीं की थी। जैसे ही एम्बुलेंस आई, अर्जुन खुद उसके साथ भीतर बैठा और विद्या का हाथ थामे रखा। गाड़ी की सायरन की आवाज गांव की उन गलियों में गूंज रही थी जहां कुछ देर पहले जश्न का शोर था। अब वह शोर एक शोक में बदल गया था, क्योंकि सच्चाई सबके सामने नग्न खड़ी थी। अर्जुन की यात्रा, जो जीत के उत्सव के साथ शुरू हुई थी, अब जीवन और मृत्यु के बीच की एक दौड़ बन चुकी थी। उसे केवल एक ही उम्मीद थी कि भगवान उसे विद्या का कर्ज चुकाने का कम से कम एक मौका जरूर दें। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम तैयार थी, क्योंकि जिले के डीएम का आदेश था। अर्जुन गलियारे में पागलों की तरह घूम रहा था। उसकी वर्दी अब पसीने और आंसुओं से लथपथ थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे विद्या ने उसे दिल्ली जाने के लिए अपने गहने दिए थे। उसे याद आ रहा था कि उसने वादा किया था कि वह उसे खुशियां देगा। अब वह सारी खुशियां उसके पास थी, पैसा, पद, प्रतिष्ठा। लेकिन वह जिसके लिए यह सब था, वह मौत की दहलीज पर खड़ी थी। अस्पताल की सफेद दीवारों और दवाइयों की गंध ने उसे और भी ज्यादा डरा दिया था। उसे अपनी मां की वे बातें याद आ रही थीं कि विद्या अब उनके स्तर की नहीं रही। उसे समाज के उस क्रूर चेहरे पर घृणा हो रही थी जो केवल सफलता को पूजता है और बाद की संघर्ष करने वाले को भुला देता है। उसने भगवान से प्रार्थना की कि यदि विद्या को कुछ हुआ तो वह अपनी इस नौकरी और इस सम्मान का त्याग कर देगा, क्योंकि जिस सफलता में अपनी पत्नी का खून शामिल हो, वह सफलता नहीं बल्कि एक पाप है। डॉक्टर बाहर आया और उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। उसने अर्जुन से कहा कि बहुत देर हो चुकी है, शरीर के अंग एक एक करके जवाब दे रहे हैं और केवल चमत्कार ही उसे बचा सकता है। अर्जुन ने डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाया कि वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है, बस उसकी विद्या को वापस ला दे। लेकिन विज्ञान की अपनी सीमाएं होती हैं और नियति का अपना न्याय। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने अपनी आंखों पर जो पट्टी बांधी थी, उसकी कीमत अब विद्या को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। वह धीरे धीरे विद्या के कमरे की ओर बढ़ा, जहां मशीनें बीप बीप की आवाज कर रही थीं। विद्या की आंखें आधी खुली थीं और वह खिड़की से बाहर डूबते हुए सूरज को देख रही थी। जैसे ही अर्जुन पास पहुंचा, उसने एक हल्की सी मुस्कान दी, जैसे वह कह रही हो कि उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। अर्जुन ने उसका हाथ अपने माथे से लगा लिया और फफक फफक कर रो पड़ा। उस शाम माधोपुर के गौरव का सूर्य उदय तो हुआ था, लेकिन एक महान प्रेम कहानी का सूर्यास्त होने वाला था।
अर्जुन अस्पताल के आईसीयू के बाहर उस ठंडी और बेजान बेंच पर बैठा था जहां समय जैसे रुक गया था। उसके चारों ओर अस्पताल की मशीनों की बीप बीप की आवाज किसी मृत्यु राग की तरह गूंज रही थी। उसने अपनी वर्दी की ओर देखा, जो अब उसे लोहे की जंजीरों की तरह भारी लग रही थी। जिस सफलता के लिए उसने और विद्या ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वह आज एक कड़वे मजाक जैसी लग रही थी। उसे महसूस हुआ कि सत्ता और प्रतिष्ठा की चमक एक बेबस इंसान की जान बचाने में पूरी तरह विफल साबित हो रही थी। उसकी मां और अन्य रिश्तेदार अस्पताल के गलियारे के दूसरे कोने में खड़े थे, लेकिन अर्जुन के लिए वे अब केवल अजनबी थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका अपना खून ही उसकी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। विद्या के त्याग को जिस क्रूरता के साथ कुचला गया था, उसने अर्जुन के भीतर के विश्वास को झकझोर कर रख दिया था। वह खुद को दोषी मान रहा था, क्योंकि उसने अपनी व्यस्तता में उस औरत की चीखें नहीं सुनी जिसने मौन रहकर उसकी राह के कांटों को अपने दामन में समेट लिया था। नर्स ने बाहर आकर धीमी आवाज में कहा कि मरीज को होश आ गया है और वह उसे बुला रही है। अर्जुन के पैर कांप रहे थे जब उसने उस सफेद कमरे के भीतर कदम रखा जहां मृत्यु की छाया मंडरा रही थी। विद्या की आंखें खुली थीं और उनमें अब भी वही अलौकिक शांति थी जिसने अर्जुन को हमेशा मुश्किल समय में संभाला था। उसने अपना कांपता हुआ हाथ उठाकर अर्जुन के गालों पर रखा, जैसे वह उसके आंसुओं को पोंछना चाहती हो। वह बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अटूट प्रेम का सागर उमड़ रहा था। विद्या ने अपने सूखे होंठों को बहुत मुश्किल से हिलाया और केवल एक शब्द कहा, साहब। वह मरते दम तक अर्जुन को उसी सम्मान के साथ देख रही थी जिसे समाज ने उसे दिया था। अर्जुन ने उसका हाथ अपने सीने से लगा लिया और फफक कर रो पड़ा। उसने कहा कि वह साहब नहीं, केवल उसका अपराधी पति है। विद्या ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे उसने अपना सारा जीवन केवल इस एक पल के लिए जिया हो। उसके चेहरे पर एक ऐसी संतुष्टि थी जो केवल महान बलिदान करने वालों को ही नसीब होती है। कमरे में अचानक छाई खामोशी ने अर्जुन को सब कुछ बता दिया। मशीनों की सीधी रेखा और शांत होती धड़कनें इस बात की गवाह थीं कि एक महान आत्मा ने इस निष्ठुर संसार को अलविदा कह दिया है। अर्जुन वहीं जमीन पर बैठ गया और अपनी टोपी और वर्दी के सितारों को उतारकर एक तरफ रख दिया। उसे लगा कि यह लाल बत्ती और वीआईपी सुरक्षा अब केवल एक बोझ है जो उसे उसकी वास्तविकता से दूर ले गई थी। उसकी सफलता का महल अब उसकी आंखों के सामने ढह रहा था और वह पूरी तरह अकेला रह गया था। उसकी मां रोते हुए कमरे में दाखिल हुई, लेकिन अर्जुन ने अपना हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। उसकी नजरों में अब केवल एक अधिकारी का ठंडापन और एक टूटे हुए इंसान की नफरत थी। उसने अपनी मां से कहा कि जिस बहू ने अपने गहने बेचकर उसे बनाया, उसे घर से निकालकर उन्होंने अपने कर्मों का फल निश्चित कर लिया है। अर्जुन ने स्पष्ट किया कि अब से उसके लिए कोई परिवार नहीं है और वह अपनी मां को कभी माफ नहीं कर पाएगा। समाज के झूठे सम्मान के लिए किया गया यह पाप अब उनके वंश का विनाश बन चुका था। गांव की उसी श्मशान भूमि पर जहां कभी अर्जुन के पूर्वजों की राख मिली थी, आज विद्या का अंतिम संस्कार हो रहा था। पूरा गांव वहां मौजूद था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि अर्जुन से नजरें मिला सके। मुखाग्नि देते समय अर्जुन के हाथ कांप रहे थे और उसे वह दिन याद आ रहा था जब उसने इसी गांव से जाने की कसम खाई थी। आग की लपटें जब आसमान की ओर उठ रही थीं, तो अर्जुन को लगा कि उसके जीवन का सारा अर्थ उन लपटों में जलकर राख हो रहा है। वह अब पूरी तरह बदल चुका था। अंतिम संस्कार के बाद अर्जुन सीधा कलेक्ट्रेट पहुंचा और अपनी पहली आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर किए। उसने सबसे पहले उस साहूकार के खिलाफ जांच के आदेश दिए जिसने विद्या को ब्याज के जाल में फंसाया था। उसने उन सभी लोगों को कानून के दायरे में लाने का संकल्प लिया जिन्होंने विद्या के दुख का लाभ उठाया था। उसकी कार्यशैली में अब एक ऐसी गंभीरता और कठोरता थी जो किसी भी अपराधी के लिए काल बन सकती थी। उसने अपनी शक्ति का उपयोग उन गरीबों के लिए करने का फैसला किया
जिनके पास विद्या की तरह कोई आवाज नहीं थी। उसने अपने पैतृक घर को एक बड़े अस्पताल और अनाथालय में बदलने का आदेश दिया, जिसका नाम उसने विद्या स्मृति संस्थान रखा। वह चाहता था कि भविष्य में किसी भी गरीब छात्र की पत्नी को अपने इलाज के लिए तड़पना न पड़े। उसने अपनी सारी संपत्ति और तनख्वाह उस ट्रस्ट के नाम कर दी और खुद एक साधारण सरकारी आवास में रहने चला गया। उसकी लाल बत्ती वाली गाड़ी अब केवल ड्यूटी के लिए इस्तेमाल होती थी, जबकि उसका व्यक्तिगत जीवन एक सन्यासी की तरह हो गया था। उसने अपनी हार को एक बड़ी सामाजिक जीत में बदल दिया था। सालों बीत गए और अर्जुन एक ईमानदार और न्यायप्रिय अधिकारी के रूप में पूरे देश में विख्यात हो गया। लेकिन उसके कमरे की दीवार पर आज भी विद्या की वही पुरानी और मैली तस्वीर टंगी हुई थी। वह रोज उस तस्वीर के सामने बैठकर अपनी फाइलों पर काम करता था, जैसे वह आज भी उससे सलाह ले रहा हो। उसे समझ आ गया था कि कर्मा केवल सजा नहीं, बल्कि सुधार का एक मार्ग है। उसकी सफलता अब व्यक्तिगत अहंकार नहीं, बल्कि विद्या के प्रति एक अमर श्रद्धांजलि बन चुकी थी, जिसे समय भी नहीं मिटा सकता था। एक शाम अर्जुन फिर से उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां उसने कभी शपथ ली थी। हवा में आज भी विद्या की यादों की महक थी और पत्तों की सरसराहट में उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। उसने महसूस किया कि विद्या मरी नहीं है, बल्कि वह उन हजारों लोगों की मुस्कान में जीवित है जिनकी उसने मदद की है। उसने अपनी वर्दी के सितारों की ओर देखा और मुस्कुराया, क्योंकि अब वह जानता था कि असली गौरव सत्ता में नहीं, बल्कि प्रेम और त्याग की पवित्रता में बसता है। उसका सफर अब पूर्णता की ओर था। इतिहास हमेशा विजेताओं की कहानियां लिखता है, लेकिन अर्जुन की कहानी उस बलिदान की है जो जीत के शोर के पीछे कहीं गुम हो गया था। माधोपुर का वह लड़का आज एक बड़े पद पर था, लेकिन उसकी आत्मा आज भी उस झोपड़ी में विद्या का इंतजार कर रही थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता की ऊंचाई पर पहुंचकर भी अपनी जड़ों और अपने लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। अर्जुन ने अपना वादा तो पूरा किया, लेकिन उसकी कीमत इतनी भारी थी कि वह गौरव भी एक अमर विलाप बनकर रह गया। जिले के लोग आज भी अर्जुन शर्मा का नाम बड़े गर्व से लेते हैं, क्योंकि उसने न्याय की एक नई परिभाषा लिखी थी। लेकिन अर्जुन के लिए आईएएस केवल 3 अक्षर नहीं थे, बल्कि वे उस क्षण की याद दिलाते थे जिसे वह कभी चुका नहीं सका। उसने अपनी बाकी की जिंदगी निस्वार्थ सेवा में समर्पित कर दी, इस उम्मीद में कि शायद अगले जन्म में वह विद्या को वह सब खुशियां दे सके जिसकी वह हकदार थी। प्यार की यह गाथा आज भी हवाओं में गूंजती है और समाज को आईना दिखाती है कि प्रेम ही सबसे बड़ा सत्य है। सूरज ढल चुका था और अर्जुन अपनी गाड़ी की ओर वापस लौट रहा था। उसकी नीली बत्ती अब अंधेरे में चमक रही थी, लेकिन आज उस रोशनी में अहंकार नहीं, बल्कि करुणा की एक चमक थी जो रास्ते के हर गरीब को उम्मीद दे रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और महसूस किया कि विद्या उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रही है कि वह खुश है। इसी एहसास के साथ उसने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और अपने कर्तव्य की ओर बढ़ गया, जहां न्याय का इंतजार हो रहा था। उसकी आंखों में अब केवल शांति थी। गांव की औरतें आज भी विद्या की कहानी अपनी बेटियों को सुनाती हैं, ताकि वे जान सकें कि समर्पण की शक्ति क्या होती है। विद्या का वह त्याग आज उस पूरे जिले के लिए एक प्रेरणा बन चुका था, जहां कभी उसे दुत्कारा गया था। समय बदल गया था, लोग बदल गए थे, लेकिन अर्जुन का वह अधूरा प्रेम आज भी उतना ही ताजा था जितना उस पहली विदाई की रात था। उसने साबित कर दिया था कि एक अधिकारी केवल फाइलों से नहीं, बल्कि अपने चरित्र और अपनी संवेदनाओं से महान बनता है। अर्जुन की मां अपने अंतिम दिनों में बिल्कुल अकेली रह गई थी, क्योंकि उसके अहंकार ने उसे सबके सामने नंगा कर दिया था। यह कर्मा का वह चक्र था जिसे कोई नहीं बदल सकता था। उसने जिस बहू को घर से निकाला, उसी बहू के नाम पर बने संस्थान में उसे शरण लेनी पड़ी। लेकिन उसने सुनिश्चित किया कि उसे वह सभी सुविधाएं मिलें जो एक मरीज को चाहिए। उसकी नफरत अब करुणा में बदल चुकी थी।
जो उसकी महानता का सबसे बड़ा प्रमाण था। अंतिम पृष्ठों पर जब हम अर्जुन की जीवन गाथा को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि भौतिक सफलताएं कितनी क्षणभंगुर हैं। असली दौलत तो वे यादें हैं जो हम पीछे छोड़ जाते हैं, और वह प्रभाव है जो हम दूसरों के जीवन पर डालते हैं। अर्जुन ने अपनी वर्दी की गरिमा को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां अब कोई और नहीं पहुंच सकता था। विद्या का नाम अब केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और बलिदान का प्रतीक बन चुका था, जिसे पीढ़ियां याद रखेंगी। रात के सन्नाटे में जब चांदनी माधोपुर के खेतों पर पड़ती है तो लोग कहते हैं कि उन्हें दो साये बरगद के पेड़ के नीचे टहलते हुए दिखाई देते हैं। वे साये किसी दुख के नहीं, बल्कि उस सुकून के हैं जो केवल पूर्णता प्राप्त करने के बाद मिलता है। अर्जुन अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों की वह चमक आज भी वैसी ही थी जैसे उस दिन थी जब उसने आईएएस की परीक्षा पास की थी। उसने अपने जीवन का हर क्षण विद्या के उस क्षण को चुकाने में लगा दिया था। कहानी का अंत यहां होता है, लेकिन प्रेम और न्याय का वह सिलसिला हमेशा जारी रहता है जिसे अर्जुन और विद्या ने शुरू किया था। समाज की बेड़ियों को तोड़ने के लिए केवल कानून नहीं, बल्कि एक टूटे हुए दिल की आवाज भी काफी होती है। अर्जुन शर्मा का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, लेकिन वह हमेशा खुद को केवल विद्या का अर्जुन ही मानता रहा। यही उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, और यही उसका सबसे बड़ा सच भी था। अंतिम विदाई लेते हुए अर्जुन ने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा और अपनी डायरी बंद कर दी। उसने अपनी जिंदगी की किताब को बहुत खूबसूरती से लिखा था। भले ही उसके पन्ने खून और आंसुओं से रंगे हुए थे, उसे पता था कि जब वह इस दुनिया से जाएगा तो विद्या उसे वहीं स्टेशन पर लेने आएगी जहां से उनका सफर शुरू हुआ था। इसी विश्वास के साथ उसने एक लंबी सांस ली और अंधेरे में विलीन हो गया। न्याय की जीत हुई थी, लेकिन प्रेम की हार कभी नहीं होती।